गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। मैं काफ़ी समय से अनुपस्थित रहा। मैं अपनी व्यस्तता के कारण मैं अनुपस्थित रहा। मैं आपके लिए कोई भी एजुकेशनल वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे हो सकता है तो आप माफ़ करिए। और आज बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने आया हूँ, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझसे प्रश्न किए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड के ऊपर। बीएड, ओके, इसे सब लोग जानते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, शिक्षा में स्नातक। ओके, ये कई प्रकार का होता है, बहुत प्रकार से होते हैं। बीएड कई प्रकार का होता है, मगर जो जो मैंने देखा है, जो 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 जॉब के लिए बिल्कुल ही मैंडेटरी है वो, और जिसको करने से आपको जॉब मिल जाएगी, वो मैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कितने प्रकार का होता है, किस मोड में ऑपरेट होता है, ये सब कुछ आज इस वाइट बोर्ड पे आपके सामने प्रस्तुत होकर बताना चाहता हूँ। तो देखिए, 3 तरह का बीएड मैंने मेजरली देखा हुआ है, जिससे आपको जॉब पाने में अलग अलग फील्ड में आपको मतलब कि आपको आसानी होगी और आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। चलिए इसी के 3 प्रकार कर लेते हैं। देखिए, बीएड, ठीक है ना, ये भी बीएड है, और बीएड, ये भी बीएड है। 1 प्रकार, 2 प्रकार, तीसरा प्रकार बीएड, ठीक है ना, ये ले लीजिए। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग बीएड, जो फर्स्ट वाला बीएड बता रहा हूँ, ये है आपका प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए। इसको और हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा है, जामिया इस्लामिया में मैंने देखा है, और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैंने प्री प्राइमरी के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीएड है वो नर्सिंग में देखा है, ठीक है ना। इसको बीएड नर्सरी कह सकते हैं, ओके, बीएड इन नर्सरी कह सकते हैं। अब ये जो बीएड है, ये बीएड जो बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल बीएड, ठीक है, नॉर्मल बीएड के बोलते हैं, जो ऑर्डिनरी सभी यूनिवर्सिटियाँ ऑपरेट करती हैं, सभी नॉर्मल करती हैं। और ये जो बीएड है, ये 2 मोड में, ये बीएड 2 मोड में ऑपरेट होता है, ठीक है ना। एक होता है रेगुलर मोड, रेगुलर मोड, एक होता है डिस्टेंस मोड, ठीक है ना। एक कौन सा होता है, डिस्टेंस मोड। एक हो गया रेगुलर मोड, दूसरा होगा डिस्टेंस मोड। अब इसको कौन से कराती है, इसको डिस्टेंस यूनिवर्सिटी कराती है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी कराती है, और इन्हें हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी पे बोलते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी पे बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस और ओपन यूनिवर्सिटी कराते हैं। और ये यूनिवर्सिटी हमारी ट्रेडिशनल जो ये रेगुलर होती है, ये हमारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जो ऑल यूनिवर्सिटी, ऑल ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सब कराती है, ठीक है ना। मगर डिस्टेंस एजुकेशन के लिए डिस्टेंस वाली ओपन यूनिवर्सिटी ही कराती है। अब तीसरी तरह वाला बीएड, इस बीएड के ही पार्ट हैं, ये देखिए, बीएड के एक ये पार्ट हो गया, ये देखिए, आप 3 भागों में मैं डायग्राम टाइप का बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बीएड, ये हो गया प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, जिसे बीएड इन नर्सरी को बोलते हैं। ये बीएड नॉर्मल हो गया, जो आप नॉर्मली देखते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, ये रेगुलर मोड में भी होता है, डिस्टेंस मोड में भी होता है। तीसरा बीएड होता है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। तीसरा कौन सा आता है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है विशिष्ट शिक्षा। हिंदी वालों को भी बता दूं, एक मिनट, विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, ओके। बीएड 3 प्रकार का हो गया, जो जिससे आपको जॉब, जो आप
आपको जॉब दिलाएगी। बीएड इन प्राइमरी में, अब इसमें देखिए ये प्राइमरी, और अब ये एलिजिबिलिटी की बात कर लीजिए। ये प्री प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, ये प्राइमरी और प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, और यदि आपने इसको पीजी के बेस पे किया है तो ये पूरे इंटर कॉलेज में मतलब किसी भी लेवल पे एलिजिबल होगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन आपकी एलिजिबिलिटी बीएड की इक्विवेलेंट देता है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपको बीएड स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं, उनके लिए उनको पढ़ाने के लिए बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया जाता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एलिजिबिलिटी में होता है, ठीक है ना। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो मैं कॉलम बना देता हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी ये, ठीक है ना, और इधर एलिजिबिलिटी लिख देता हूँ इसकी, ओके। इधर एलिजिबिलिटी इसकी लिख देता हूँ, इधर एलिजिबिलिटी इसकी लिख देता हूँ। इसमें आपने यदि इसकी एलिजिबिलिटी होती है, आपने यदि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से और इसके एबव या फिर आपने पीजी डिग्री वो भी 50% मार्क्स या इससे एबव में कर रखा है, तो आप एलिजिबल होते हो बीएड करने के लिए इन रेगुलर मोड, ठीक। अब डिस्टेंस मोड की बात कर ली जाए। डिस्टेंस मोड में क्या होता है, एलिजिबिलिटी सबसे पहले क्या होती है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन फेज 2 फेज मोड, डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी आपके फेस टू फेस मोड पर होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस पे नहीं होना चाहिए। यदि आपको करस्पॉन्डेंस पे लेना है बीएड, तो आपके पास डिप्लोमा फेस टू फेस मोड में होना ही चाहिए, ये बिल्कुल ही जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होती है। और सबसे ज़्यादा होता है कि मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बता दूँ, यदि आप प्राइमरी सेक्शन पे कार्यरत हैं, प्राइमरी लेवल, या आप प्राइमरी टीचर हैं, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। अदर जॉब के लिए बता देता हूँ, अदर जॉब यदि आप करते हैं तो आपको प्रिपरेशन लीव लेना पड़ेगा। लिख देता हूँ, थ्रू प्रिपरेशन लीव। आप विदाउट प्रिपरेशन लीव लिए, यदि आप दूसरी जॉब में हैं तो आप विदाउट प्रिपरेशन लीव लिए कोई भी बीएड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी बीएड या डिप्लोमा कुछ भी करना है तो आपको प्रिपरेशन लीव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास डिप्लोमा होगा तो आप तो डिस्टेंस मोड पे बीएड कर सकते हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं बनता। अब तो होता है कि मैं टीजीटी टीचर हूँ या पीजीटी टीचर हूँ, जहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं, बीएड है आपके पास तो बेटर ही है। मगर यदि आपके पास फेस टू फेस मोड में कोई भी डिग्री और डिप्लोमा नहीं है एजुकेशन में, तो आप डिस्टेंस मोड पे बीएड नहीं कर सकते। या फिर आप प्रिपरेशन लीव लीजिए, ठीक है ना, अपने डिपार्टमेंट से प्रिपरेशन लीव लीजिए। प्रिपरेशन लीव में आप करिए, बीएड पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि बीएड कंप्लीट जब प्रिपरेशन लीव ले लेंगे तो आप रेगुलर मोड पे बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। रेगुलर मोड पे बीएड कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा अपनी जॉब पे ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्दर स्टडीज़ के लिए या फर्दर आगे पढ़ने के लिए आप इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात और बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, चलिए इसके बारे में बात कर लीजिए, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए। अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी इसमें क्या होती है, इसमें एलिजिबिलिटी सेम है,
फिफ्थ ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें, ओनली ग्रेजुएशन, मार्क्स आर्क्स कुछ नहीं, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। और बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आपका डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड डिप्लोमा, नॉट रिक्वायर्ड डिप्लोमा। मैं इसी को सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता आपको नहीं होती है। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, और बीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड में भी वैलिड होता है, मगर ये इसमें वैलिड नहीं होता है क्योंकि ये इक्विवेलेंट होता है आपका एनटीटी के, एनटीटी, ठीक है, एनटीटी, हाँ एनटीटी, ठीक है। एनटीटी का फुल फॉर्म आपने जानते होंगे, नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग, ठीक है ना, नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। तो एनटीटी के अब मैं इस पे क्यों जो फोकस बता रहा हूँ आपको, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 20 NEP 2020, जिसका लेआउट, जो भी लेआउट बना है उसके अंतर्गत, जो भी उसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके अंतर्गत आपका प्री प्राइमरी सेक्शन जो शुरू के जो 5 साल होंगे, ठीक है ना, प्ले ग्रुप से लेके प्ले ग्रुप टू सेकेंड लेवल, प्ले ग्रुप से लेके LKG प्ले ग्रुप से लेके आपका सेकेंड क्लास तक, ये आपका क्या होगा, इस 5 साल का पीरियड जो होगा, 5 साल का जो पीरियड होगा, 5 इयर्स का जो पीरियड्स होगा, इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, एनटीटी वाले या फिर बीएड इन नर्सिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए विशेष मैं बता दूं, ये इसमें केवल गर्ल्स ही जा सकती हैं, इसमें केवल गर्ल्स ही जा सकती हैं। इसको एनटीटी की बात कर ली जाए, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि एनटीटी करने के बाद एनटीटी जब आप करते हो तो इसमें आधा कंपटीशन तो आपका ऐसे छूट जाता है। लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आप लड़की हैं तो ये आधा कंपटीशन तो आपका ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर मेल की एंट्री ही नहीं है। तो आप प्री प्राइमरी सेक्शन में जाइए। आप रेगुलर बीएड करते हो तो यदि आपके 50% ग्रेजुएशन में है तो ही आप करिए बीएड, मेरी सलाह है। क्योंकि 50% मैंने कई अभी रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें मैंने देखा कि बीएड 50% ना होने की वजह से बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए। उन्होंने पीजी बेस पे किया था ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी बेस पे बीएड किया हुआ था, वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जिसके 50% के नीचे हैं मार्क्स, वो बीएड ना करें पीजी बेस पे, क्योंकि पीजी बेस पे हर जगह एलिजिबल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट राजस्थान, एक्सेप्ट रीट, ठीक है ना, रीट में एलिजिबल हैं आप। यूपी की जो टीचिंग वाली आती है, यूपी सुपरटेट बोलते हैं, यूपी सुपरटेट, ठीक है ना, यूपी सुपरटेट, ठीक है ना, यूपी सुपरटेट। और इसके लिए तो एलिजिबल हो जाते हैं, मगर यदि 50% के नीचे हैं तो आप ना KVS डाल सकते हैं, KVS के आप, ठीक है, आप DSS भी नहीं डाल सकते हैं, ये भी गया आपसे, ठीक है, आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। आप जूनियर, यूपी जूनियर, ये भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, NVS ये भी नहीं डाल सकते हैं। तो यदि 50% के नीचे हैं आपके मार्क्स, तो बीएड करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है ना। जिन्होंने पीजी बेस पे किया है बीएड, वो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और मेरे जानने वाले भी कर रहे हैं। तो मैं सलाह नहीं देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि इस तरह की गलतियाँ वो करें और बाद में छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत मोटी सिद्ध हों
और इसकी वजह से आपका पूरी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आपका 50% मार्क्स यदि ग्रेजुएशन में आपने पीजी के बाद किया उसका, तो आप पीछे लौट के नहीं आ सकते इतने साल, ठीक है ना। तो आपको यही ज़रूरी है कि आपको ये सलाह दी जाती है, या आपको यदि आप यदि लगता है कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, आपके लिए लाभप्रद है, तो आप देखिए इसको और 200 लोगों तक पहुँचाइए। और आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो मैं आगे आने वाले भविष्य की और योजनाएं बता देता हूँ। मैं आपके सबसे निकटवर्ती जो वो है पेपर है वो रीट का है, ठीक है ना। राजस्थान में होने वाला रीट पेपर, जैसे टीटी होता है वहाँ पर रीट होता है। उसके बाद हमारा होगा DSSB, ठीक है ना, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB, ठीक है ना। ये दूसरा टारगेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सुपर टेट की भी तैयारी करेंगे। सुपर टेट जो यूपी में आता है, इसकी भी तैयारी करेंगे। पूरी तैयारी ना हो के भी मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं इस पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। यदि आपको भी ज़रूरत है तो इन विषयों पे जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा या फिर मैं टॉपिक बताऊँगा आपको, या फिर मैं जो गाइडलाइन दूँगा इससे रिगार्डिंग यदि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। उस लिहाज से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है, और इस पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आए मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, और उसके बाद मैं रीट और DSSB और सुपर टेट के लिए भी गाइडलाइन लेके आता हूँ कि रीट का पेपर कैसे दिया जाए। मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, मेरा फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों रीट में निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं इसको बता सकता हूँ कि किस तरह से रीट का पेपर है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है और मेरा क्वालिफाई हो चुका है। तो मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग सीटेट के भी चीज़ें, ठीक है ना, सीटेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे ही उसका फॉर्म आता है सीटेट के बारे में भी डिस्कशन होगा। ओके, डिस्कशन ओके, डिस्कशन इसके बारे में भी होगा, ठीक है। तो मेरा सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी आपके साथ क्लियर है, ठीक है। तो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट, ठीक है ना, यूपी टेट, ये भी मेरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्लियर है। तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर चाहे जिस लेवल का हो, जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी मेरे पास तैयारियां हैं, जो मेरे पास स्ट्रेटजी है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ इस वाइट बोर्ड की सहायता से आपके साथ करूँगा। आपको यदि ये जानकारी पसंद आती है या फिर जेन्युइन लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे मुझे मोटिवेट कर सकते हैं बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए और अच्छा करने के लिए, और अच्छा आपके साथ प्रेजेंट करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, और इन सब इंफॉर्मेशनों के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ, और आगे की वीडियो में लगातार जैसे ही पॉसिबल हो सकता है मैं लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।